करके भौतिक के जनक के रूप में साथियों किसको जाना जाता है, यानी कि आइजैक न्यूटन की अगर हम बात करते हैं तो यही भौतिकी के जनक के रूप में साथियों जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है, तो आपको याद रखना है साथियों 746 वॉट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। उसके बाद देखिए, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, तो किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, मैं कहूंगा हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी परीक्षा में आएगा कि हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो आपेक्षिक घनत्व को चेक करने में साथियों हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर की बात करें तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का, और पायरोमीटर की अगर बात करें साथियों जो उच्च तापमान, बहुत ज्यादा तापमान जिनका होता है उनको चेक करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और वायुमंडल की आर्द्रता को मैं आपको बता चुका हूं, हाइग्रोमीटर चेक करता है। अगला देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई साथियों क्या होती है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई तो साथियों ओम होती है। क्या होती है, ओम होती है। अगर आपसे पूछे फैराडे किसकी है, तो आपको क्या बताना है, यानी कि विद्युत धारिता की मात्रक क्या है, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे है। और विद्युत विभव का मात्रक क्या है साथियों, वोल्ट है। और एम्पियर की अगर बात करें तो यह विद्युत धारा का मात्रक है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो अगर बात करते हैं किसके पास नहीं है, देखिए पृथ्वी, शनि, शुक्र, शनि के सबके पास है लेकिन कृत्रिम उपग्रह के पास नहीं है। अगला देखिए, तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है, मुझे बताइए। तो तरंग दैर्घ्य की इकाई आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है, मुझे बताइए। तो आपका जवाब मीटर होना चाहिए, आंसर आपका डी है। अगला देखिए, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, फटाफट बताइए। देखिए, ध्वनि को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। अब चाहे साथियों वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, ये निर्वात में साथियों यात्रा नहीं करती, अब नहीं करती है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, मुझे बताइए। तो किसके कारण होता है साथियों, प्रकाश के फैलाव की वजह से होता है, प्रकाश का फैलाव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है साथियों, विद्युत चुंबक की अगर बात करें तो ये नरम लोहे से तैयार होता है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इनको साथियों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम की वजह से दिया गया था। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तो जिर्कोनियम नहीं साथियों, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम आपका जवाब हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है रोंटजन के द्वारा ही साथियों एक्सरे का आविष्कार किया गया था, यानी कि विलियम के रोंटजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, पृथ्वी आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, भारी जल की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो भारी जल की खोज की अगर बात करते हैं साथियों किसके द्वारा की गई थी, यूरे के द्वारा की गई थी। आंसर आपका डी है। अगला सवाल देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी, अगर बात करते हैं साथियों एक्सरे की खोज, तो अभी मैंने आपको बताया था रोंटजन के द्वारा ही साथियों एक्सरे की खोज की गई थी। अगला सवाल है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफ्लॉन से लेपित होते हैं, या साथियों अगर बात करते हैं पीवीसी से, काले रंग से, तो मैं कहूंगा टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, साथियों रासायनिक परिवर्तन आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा जो पटाखों का जलना, मैग्नीशियम का तार गर्म होना, कपड़े सुखाना, पानी में चीनी का घुलना, तो जो पटाखों का जलना है ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आप लोग साथियों आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अच्छा, पानी का चीनी में घुलना ये भौतिक परिवर्तन है, कपड़े सुखाना भौतिक परिवर्तन है, मैग्नीशियम तार का गर्म होना ये भौतिक परिवर्तन है। इलेक्ट्रॉन की खोज की अगर बात करें किसके द्वारा की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए साथियों, गोल्डस्टीन की अगर बात करें इनके द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। किसकी, प्रोटॉन की खोज की गई थी, है ना। और नामकरण प्रोटॉन का जो किया था वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। उसके अलावा चैडविक की अगर बात करते हैं साथियों, चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, आपको यहाँ पर साथियों याद रखना है। नाभिक के खोजकर्ता की अगर बात करें तो ये रदरफोर्ड है, तो ये चारों आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था, किसने तैयार किया था, तो मैं कहूंगा जॉन डाल्टन के द्वारा तैयार किया गया था। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को साथियों क्या कहा जाता है, तो इसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या, इसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक साथियों नाम क्या है, आपको बताना है। तो कैल्शियम सल्फेट है, नहीं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, बिल्कुल सही साथियों। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करें तो ये जिप्सम का रासायनिक नाम है, किसका, ये साथियों जिप्सम का रासायनिक नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। और सोडियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं साथियों, सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है। क्या साथियों, साधारण नमक का रासायनिक नाम है, आप लोग याद रखेंगे। सोडियम कार्बोनेट की अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहाँ पर साथियों बताना है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है
कि सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो किसके द्वारा साथियों? आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए करके जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार साथियों क्या होता है? तो मैं कह सकता हूँ साथियों 1:8 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जल में अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन का अनुपात भार का 8 होगा। अगला देखिए हास्य गैस इसमें से साथियों कौन सी है? लाफिंग गैस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका सूत्र N2O है, यानी कि इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए नींबू में एसिड पाया जाता है। तो नींबू में भैया कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों दूध में पाया जाता है। मौलिक एसिड की बात करते हैं तो ये साथियों सेब में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड की अगर बात करते हैं साथियों ये नींबू में पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और टार्टिक एसिड की बात करें तो ये साथियों इमली में पाया जाता है। इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? तो लोहे का जो सबसे शुद्ध रूप होता है इसको गड़ा हुआ लोहा भी कहते हैं, इसको पिटवा लोहा भी कहते हैं। तो पिटवा लोहा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ठीक है ना। और जो लोहे की शुद्धता होती है उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर साथियों इसको देखा जाता है। जितनी कार्बन की मात्रा उस हिसाब से लोहे की शुद्धता देखी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सबसे पहले साथियों प्रयुक्त की थी? मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा मानव द्वारा सबसे पहले जो धातु इस्तेमाल की गई थी वो तांबा थी। क्या थी साथियों? वो तांबा थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, जंग लगने पर लोहे का भार का क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? मैं कहूंगा साथियों बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। ऐसा कहां पर है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अगला देखिए जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन, अब इसमें आपको बताना है तो वही लोहे की कील, लोहे पर जंग लगता है तो वो भारी हो जाता है। लोहे की कील पर जंग लगेगा तभी वो साथियों भारी हो जाएगा। भारी हो जाएगा। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों किस नाम से जाना जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा मछली पालन की अगर बात करें तो इसको पीसी कल्चर कहा जाता है। और सेरीकल्चर की अगर बात करें तो रेशम कीट के पालने को सेरीकल्चर कहते हैं। बागवानी करने को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ये भी सारी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। ऑर्निथोलॉजी का संबंध साथियों किससे है? मुझे बताइए। ऑर्निथोलॉजी बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो सिस्मोलॉजी कहते हैं भूकंप के अध्ययन को। कोशिका में इनमें से कौन सी पाचन थैली कहलाई जाती है? तो कौन सी साथियों? लाइसोसोम कहलाई जाती है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। साथियों इन सवालों को आपके लिए देखते जाइए क्योंकि ये सबसे संभावित सवाल हैं जो परीक्षा के लिए साथियों अति महत्वपूर्ण है ना। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगला सवाल देखिए 34वें नंबर का, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? 50 सवाल हम लोग देखेंगे साथियों साइंस के। उसके बाद रीजनिंग की तरफ बढ़ेंगे और साथियों मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति की अगर बात करें ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज आपका जवाब होगा। रेगिस्तान का जहाज साथियों किस जानवर को कहा जाता है? तो ये तो साथियों ऊंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। मतलब मरुस्थल में चलने के लायक होते हैं। हाइपोक्सीमिया क्या है? हाइपोक्सीमिया की अगर बात करें तो ये रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर है या शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर है? शरीर में रक्त का निम्न स्तर है। मैं कहूंगा शरीर रक्त में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को ही कहा जाता है हाइपोक्सीमिया। उसके बाद देखिए रक्त का पीएच मान साथियों कितना होता है? तो रक्त के पीएच मान की अगर बात करें तो साथियों 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। उसके बाद देखिए अगला सवाल, रक्त समूह ओ कहलाया जाता है। तो रक्त समूह ओ की अगर बात करें इसको सार्वजनिक दाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वजनिक दाता कहा जाता है। और रक्त समूह एबी को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक ग्राही कहा जाता है। रक्त समूह की खोज कब की गई थी? 1900 में की गई थी। किसके द्वारा? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा साथियों इसकी खोज की गई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए मानव शरीर में रक्त बैंक को क्या कहा जाता है? यानी कि प्लीहा कहते हैं रक्त बैंक। मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को, यकृत को, हृदय को, किडनी को? मैं कहूंगा साथियों प्लीहा को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ए होगा। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर ईसीजी का प्रयोग किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? तो हृदय की कमजोरी के लिए किया जाता है। यानी कि हृदय की कमजोरी को चेक करने के लिए किया जाता है। मनुष्य में यूरिया किस में बनता है? तो मनुष्य में यूरिया की अगर बात करते हैं साथियों यकृत में बनता है। यकृत आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? मुझे बताइए। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी साथियों जो होती है वो कौन सी होती है? वो स्टेपीज होती है। तो स्टेपीज आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है?
तो हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? मैं कहूंगा अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? तो साथियों कौन सा रोग होता है? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है इंसुलिन के अतिस्रवण से। सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सा शरीर निर्माण आहार है? शरीर निर्माण आहार की अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा है? फटाफट मुझे बताइए। मैं कहूंगा प्रोटीन है, तो प्रोटीन है साथियों। प्रोटीन आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, संतरे में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है साथियों? विटामिन सी पाया जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका के कृषि विभाग के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए साथियों? 1600 से 2200, 1000, 2000, 1000 से 1400, 1600 से 2400। बिल्कुल साथियों 1600 से 2400 होना चाहिए। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो ये साथियों सिनकोना से प्राप्त की जाती है। आंसर आपका ए होगा। रक्त कैंसर को कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है? रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब साथियों ल्यूकेमिया ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? तो मच्छर से उत्पन्न रोग इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए डेंगू होता है ना, जिका भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। मच्छर से उत्पन्न रोग ये सारे हैं। किसके अलावा साथियों दाद जो है ना ये मच्छर से नहीं होता है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है ना। चलिए, ये कवक संक्रमण रोग है, तो मैं कहूंगा आपका जवाब जो जाएगा वो दाद जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ से आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। रीजनिंग के सभी साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपकी शिफ्ट में आपसे साथियों पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग का पहला सवाल यहाँ पर है, आपसे कह रहे हैं साथियों SXG5AY अगर ये साथियों दर्पण में देखा जाए तो ये कैसा दिखाई देगा? मैं आपको बता चुका हूँ साथियों, जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहला दिखाई देगा। वाई कैसा दिखाई देगा? जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ए कैसा दिखाई देगा? जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 5 की अगर बात करें कुछ ऐसा दिखाई देगा। और जी की अगर बात करें साथियों कुछ आपका ये ऐसा दिखाई देगा। एस जैसा दिखाई दे रहा है वैसा दिखाई देगा। एस आपका ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसा आपका कहाँ पर साथियों दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पर बताना। मैं कहूँगा ऐसा, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ये ऐसा दिखेगा, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करेंगे जैसे METHOD से यहाँ पर OIZPYP बनाया गया है, वैसे ही साथियों NORLNORMAL से साथियों यहाँ पर क्या बनाया जा सकता है? कौन से लेटर बनाए जा सकते हैं? यहाँ पर अगर आप साथियों थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे कि ये M है 13 पर होता है, ये M से O हो गया है, O 15 पर होता है, 2 बढ़ाया गया है। E 5 पर होता है, I 9 पर होता है, 4 बढ़ाया गया, यानी कि पहले 2 बढ़ाया गया फिर 4 बढ़ाया गया। तो यहाँ पर पहले आप जब 2 बढ़ाएंगे तो साथियों P आ जाएगा, इसमें 4 बढ़ाएंगे तो एस आ जाएगा। पी और एस कहाँ पर लिखा हुआ है? एक यहाँ पर लिखा हुआ है और एस एक आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार साथियों टी से यहाँ पर जेड हो गया, यानी कि अब 6 बढ़ाया गया है, तो इसमें भी जरा 6 बढ़ाइए तो कितना आ जाएगा साथियों? एक्स आ जाएगा। अब इसमें एच से साथियों ये पी हो गया है, एच से पी हुआ है तो कितना बढ़ाया गया है? 8 बढ़ाया गया है। तो अब साथियों इसमें भी आप क्या बढ़ाइए? आप 8 बढ़ाइए, यानी कि 13 एम है ना, 13 पर आता है, इसमें अगर साथियों आप 8 बढ़ाओगे तो 21 आ जाएगा, है ना। 21 की अगर बात करें, 21 पर क्या होता है? यू होता है, यानी कि PSXU कहाँ पर लिखा हुआ है? PSXV यहाँ पर लिखा हुआ है, PSXU आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, UC के बाद AE फिर GG फिर MI फिर SK, तो उसके बाद साथियों 2 लेटर क्या होंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए। देखिए जैसे कि U 21 पर होता है ना, और U से साथियों ये क्या हो गया है? A हो गया है। अच्छा A से देखिए साथियों G हुआ है, कितना बड़ा है? 6 बड़ा है। और G से M हुआ है, G 7 पर होता है, M 13 पर होता है, तो यहाँ पर भी साथियों 6 बड़ा है। और M से S हुआ है, यानी कि 13 से 19 हुआ है फिर 6 बड़ा है, तो यहाँ पर भी साथियों 6 बढ़ेगा। यानी कि S 19 पर होता है, इसमें जब 6 आप बढ़ाओगे तो 25 पर हो जाएगा। 25 होता है साथियों Y, 25 नंबर पर Y होता है। तो Y कहाँ पर? एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब इसको देखिए, C से E हुआ है 2 बड़ा है, E से G हुआ है 2 बड़ा है, G से I हुआ है 2 बड़ा है, I से K हुआ है 2 बड़ा है। अब K में साथियों 2 बढ़ेगा तो मैं कहूँगा यहाँ पर तो M आ जाना चाहिए, यानी कि Y और M आपका जवाब होगा, जो कहाँ पर है? जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर साथियों क्या कहा जा रहा है? देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि ए का अर्थ जो है ना वो प्लस है, तो जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। ए की जगह पर आपको प्लस लिखना है, बी की अगर बात करें बी की जगह पर आपको माइनस लिखना है, और सी की जगह पर आपको गुणा लिखना है, और डी की जगह पर आपको साथियों भाग लिखना है। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो दिए गए समीकरणों में से कौन सा समीकरण संतुलित होगा? यानी कि अगर आप देखिए, मैं आपको बतला देता हूँ साथियों, जैसे ऑप्शन नंबर ए में 45 है, उसके बाद साथियों 5 है, उसके बाद क्या है? 5 है,
और फिर 7 है और फिर 14 है, 7 है और फिर साथियों 14 है बराबर 77 है। यानी कि अगर क्या साथियों यहाँ पर अगर बात करें, जैसे कि अगर डी लिखा हुआ है तो डी का मतलब भाग है, भाग हमने लिखा। उसके बाद सी लिखा हुआ है, सी का मतलब क्या है, गुणा है तो गुणा लिखा। ए है, ए का मतलब साथियों क्या लिखा, प्लस लिखा। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं और 77 यहाँ पर आ जाता है, यानी कि इस पूरे को कैलकुलेट करके 77 आ जाता है, 77 बराबर 77 हो जाता है, तो ये जवाब हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर 77 नहीं आता है और कुछ आता है तो फिर इसी प्रकार से हम ऑप्शन नंबर बी वाले को ट्राई करेंगे। देखिए 5 से अगर 45 कट करते हैं तो 5 एकम 5, 5 नीम 45, 9 आ जाएगा पूरा पूरा, 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा बराबर 77 हमें लाना है। 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, 63 और 14 को जोड़ते हैं, देखिए क्या आता है, 4 और 3 7 हो जाएगा और 6 और 1 7, बिल्कुल 77 बराबर 77 आ चुका है। यानी कि पहले वाले को ट्राई किया और पहला वाला ही हमारा जवाब हो गया। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर है, आपके सामने साथों यहाँ पर एक नंबर सीरीज वाला सवाल है। कह रहे कि 240 है, उसके बाद 258 है और उसके बाद 278 है और उसके बाद साथियों 300 है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए 240 से अगर हम 258 पर जाएं तो कितना बढ़ रहा है साथियों, 18 बढ़ रहा है। और यहाँ पर 258 से 78 पर जाएं तो कितना बढ़ रहा है साथियों, मुझे बताइए, 20 बढ़ रहा है। अब साथियों कितना बढ़ रहा है, अब यहाँ पर आपका जो है ना वो 22 बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ेगा, देखिए 18 20 22 दो दो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर साथियों आपका 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा ना। अब साथियों जब 24 हो जाएगा तो 300 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। तो 324 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या है। चलिए चलिए साथियों, कह रहे हैं कि साथियों 16 से यहाँ पर 256 बनाया गया है, 21 से यहाँ पर कौन सा नंबर बनेगा और 19 से यहाँ पर 361 है। मैं आपको हर बार बताता हूँ साथियों कि कम से कम 40 तक के आप क्या वर्ग याद कर लीजिए, है ना। और साथियों आप कम से कम 20 से 30 तक के क्या आप लोग साथियों घन याद कर लीजिए तो आपका काम बनेगा। तो यहाँ पर साथियों अगर देखिए मुझे यहाँ पर जो लग रहा है वो मुझे लग रहा है साथियों के 16 का स्क्वायर होता है साथियों क्या 256, और होता भी है साथियों 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 होता है। उसी प्रकार क्या 19 का स्क्वायर साथियों 361 होता है, बिल्कुल 361 होता है। यानी कि 21 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, ये आपको यहाँ पर बताना है। 21 का स्क्वायर साथियों हम लोग निकाल लेते हैं, तो मैं कहूँगा साथियों 444 होता है, यानी कि यहाँ पर 441 होता है 21 का स्क्वायर। तो 441 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, यानी कि एक अलग है। उस अक्षर समूह का चयन करिए जो सबसे अलग है, जो सबसे असंगत है। देखिए CX GV LO PK EV IR SHSLO। देखिए मुझे देखकर साथियों इन ऑप्शन को पढ़कर मुझे एक चीज लग रही है, जैसे कि अगर बात करते हैं HS की तो ये आपस में विपरीत होते हैं। क्या ये आपस में विपरीत लेटर होते हैं, जैसे कि A का विपरीत होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, C का अपोजिट होता है X और D का अपोजिट होता है W। उसी प्रकार H का अपोजिट होता है S और L का अपोजिट होता है O। और उसी प्रकार E का अपोजिट होता है V और I का अपोजिट होता है साथियों R। और उसी प्रकार L का अपोजिट O, P का अपोजिट K, लेकिन C का अपोजिट X भी होता है ना। और G का अपोजिट क्या होता है साथियों, V नहीं होता है। अब नहीं होता है तो मैं कहूंगा कि ये आपका सबसे अलग है और यही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों अब इसमें आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है कि डिक्शनरी में अगर जो वर्ड आएगा वो सबसे पहले साथियों कौन सा आएगा। देखिए मुझे जो यहाँ पर लग रहा है ना साथियों CRE यहाँ पर है, यहाँ पर भी है CRE यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अच्छा यहाँ पर D तो बाद में आता है, यहाँ पर भी D है, A पहले आता है, तो यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें भी D है ना। अच्छा DI इसमें भी है, DI इसमें भी है, DI इसमें भी है और D, अच्छा DI नहीं इसमें DE है, तो E पहले आता है I बाद में आता है। तो मैं कहूँगा अब साथियों 5 आ जाएगा। अब इसमें से देखिए इसमें क्या है साथियों, अगर बात करते हैं DIB यहाँ पर है, क्या है साथियों DIB यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है DIT, ये बाद में आएगा। यहाँ पर मैं कहूँगा ये वाला आ जाएगा, यानी कि 3 नंबर सबसे पहले आएगा। अब बताइए DIT पहले आएगा या DIT, ये O है और ये A है तो A वाला पहले आएगा, A वाला पहले आएगा साथियों। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर बात करें क्या क्या हो गया, एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है ना। अब सबसे अंत वाला ये बचा, तो ये आ जाएगा, बचा एक ही बचा। तो ये 25 341 कहाँ पर लिखा हुआ है, 25 341 आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही जवाब हो जाएगा।
अगले नंबर का सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 8 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 8 मित्र हैं। PQRSTUVW एक मेज के परिता इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर साथियों बैठे हैं। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। कहने के ये कुछ नहीं है साथियों। कहने के पी जो है ना, ये आर और एस के बीच में बैठा है। पहले 8 मित्रों की साथियों आप लोग जगह बना लीजिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये 8 लोग के बैठने की जगह हमने बना ली। उसके बाद कहा आपसे क्या जा रहा है, उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि पी जो है ना, ये आर और एस के बीच में बैठा है। टी डब्ल्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठे, तो इसको साथ सॉल्व कर लीजिए। डब्ल्यू के बाईं ओर, क्यों हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं? आर और एस के पी, देखिए ये भी हो सकता है आर और एस के बीच में पी बैठा है। अब क्या पता आर इधर को आ जाए, यानी कि एस पहले आ जाए, है ना, और आर बाद में, ये भी तो इसलिए साथियों हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म है हमें कि डब्ल्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर टी बैठेगा। तो डब्ल्यू को आप कहीं पर भी बना सकते हैं। डब्ल्यू को मान लीजिए यहाँ पर बनाए, तो डब्ल्यू का बायां तीसरा क्या होगा? 1 2 3, यानी कि टी आपका यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद अब वो वाली लाइन सॉल्व करिए जिसमें टी या डब्ल्यू में से कोई एक आपको मिल रहा हो। अच्छा, यहाँ पर देखिए टी मिल गया है। टी और एस के, टी जो है ना, यानी कि ये जो है ये एस के दाईं और तीसरे स्थान पर है। यानी कि एस कहाँ पर आ जाएगा? 1 2 3, यानी कि एस आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3, बिल्कुल एस के दाईं और तीसरे स्थान पर टी है, ये हो चुका है। उसके बाद कहा जा रहा है, अच्छा यहाँ पर लिखा है कि डब्ल्यू के बाईं और तीसरे स्थान पर टी है, तो डब्ल्यू का बायां क्या होगा? तीसरा, है ना, 1 2। अच्छा ये तो हम कर ही चुके हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं इसको, देखिए एस के एकदम बाएं बगल में क्यू है, तो एस के एकदम बाएं बगल में क्यू है, तो क्यू हो गया। यू और डब्ल्यू के बीच में वी है, तो यू और डब्ल्यू, यू यहाँ पर आएगा, यू और डब्ल्यू के बीच में वी है, तो वी हो गया। उसके बाद कहने के एस और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है? एस आपका ये है, डब्ल्यू आपका ये है, कौन बैठा है बीच में? क्यू बैठा है, तो क्यू आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। इन दोनों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि सवाल में पूछा गया था वो हमने कर दिया। अगर ये नहीं पूछा जाता तो फिर हम और दिमाग लड़ाते और फिर साथियों यहाँ पर कौन बैठा है वो भी देख लेते। खैर, जो पूछा है साथियों वो बता दिया गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पर बताना है कि माता पिता पुरुष के लिए जो आरेख बनेगा वो इसमें से कौन सा बनेगा। देखिए जो पिता होते हैं 100% वो पुरुष होते हैं, मतलब कोई महिला थोड़ी ना साथियों पुरुष पिता बन सकती है। तो ये अगर क्या आ जाएगा? पुरुष वाला आ जाएगा, ये सारे पिता हो जाएंगे। महिला का इनसे कोई लेना देना नहीं, यानी कि इनका एक तरीके से नहीं हो सकता ये। तो ऐसा आरेख कहाँ पर बना हुआ? ऐसा आरेख आपका ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सवालों को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार है, ठीक है ना। चलिए, तो मैथ का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर जो है ना वो 152 है। मैं आपको बताता हूँ, हर बार बताता हूँ कि अगर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर वाला सवाल आ जाए तो उसका एक सूत्र होता है साथियों। क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, डिफरेंस। डिफरेंस बराबर अंतर, है ना, पी, और साथियों पी हो जाएगा ये आर अपॉन 100 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर अंतर आपको दे रखा है, डिफरेंस आपको दे रखा है 152 है, बराबर पी की अगर बात करें, पी ही तो निकालना है, मूलधन यानी कि राशि ही तो निकालना है। आर की अगर बात करें 5 है, यानी कि 5 गुणा 5 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा साथियों? 100 गुणा 100 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से कट होगा 20 आ जाएगा, ये 5 से कट होगा साथियों 20 आ जाएगी, ये 400 हो जाएगा, 20 गुणा 20। तो इस 400 की गुणा 152 से हो जाएगी, तो मूलधन यानी कि राशि कितनी आ जाएगी? 152 गुणा 400 आ जाएगी। तो इसको साथियों आप कैलकुलेट कर लीजिए, 4 दूना 8 हो गया, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, है ना, और आपका 6 आ जाएगी, यानी कि 60,800 आपका राशि हो जाएगी। और ये राशि कहाँ पर लिखी हुई है? 60,800 ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, मैं कहूँगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या हो। कह रहे एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है, इसे 10%, X% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बाद बेचा जाता है, और जब बेचा जाता है तो ये 267 रुपए की बिकती है, यानी कि 267 रुपये 30 रुपए की बिकती है। तो X का मान आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि इस पर जो 3 छूटें दी गई हैं, पहली छूट 10%, दूसरी छूट X%, तो ये दूसरी छूट कितनी दी गई है, ये बात साथियों यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो ये बात साथियों आप कैसे जानेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं साथियों, क्या अंकित मूल्य क्या यहाँ पर लिखा हुआ है साथियों? यहाँ पर 450 रुपये लिखा हुआ है। अच्छा, 10% की छूट दी गई, तो मैं कहूँगा साथियों 90% में ये वस्तु बेची गई। अब 10% को 90 क्यों लिखा जाता है? 10% को हम लिखते हैं 100 माइनस 10/100, तो ये क्या हो जाएगा साथियों? 90/100 हो जाएगा। इसलिए 10% को 90/100 लिखेंगे, 20% को 80/100 लिखेंगे। अब यहाँ पर x है, तो साथियों इसको भी हम क्या लिखेंगे? 100 माइनस x/100 लिखेंगे। समझ में आ गया?
20% को क्या लिखेंगे, 80/100 लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट। यानी कि अगर ये 3 छूटें दी जाती हैं 450 पर, तो ये वस्तु 267 रुपए की बिकती है, 267 रुपए 30 रुपए की बिकती है। इतनी बात के लिए अब इसको क्या कैलकुलेट करा लीजिए और यहाँ से जो x का मान निकलेगा वही सातु आपका जवाब हो जाएगा। देखिए इन दो जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 20 चौक और 20 पंजे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक काम करा सकते हैं साथियों, ये बराबर है, जो भी नीचे वाले नंबर है ना इसकी गुणा इससे हो जाएगी और जो ऊपर वाले नंबर है इसकी इससे भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर साथियों 267.30 आया है, गुणा कराइए, 5 की गुणा कराएंगे और साथियों 100 की गुणा कराएंगे, है ना। अब ये जो ऊपर है 45 गुणा 9 ये इसके नीचे आ जाए क्योंकि बराबर लगा है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और ये 4 भी नीचे आ जाएगा। बराबर क्या रहेगा, बराबर आपका ये साथियों 100 माइनस x यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करा लीजिए और साथियों आप लोग बता दीजिए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए अगर हम इसको किससे कट करें साथियों, मुझे बताइए एक बार। अगर हम इसको 4 से कट करें साथियों तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 5 पंजे 25 हो जाएगा और 5 आपका नीम 45 हो जाएगा। अब इसको अगर 9 से कट करें, देखिए 9 एकम 9, 9 एकम 9 ये 27 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 9 दूना अगर मान लीजिए 18 मान लेते हैं, 9 दूना 18 तो कितना बचेगा, 87 बचेगा, ठीक है ना। 87 आपका ये हो जाएगा, 9 नीम 81, ठीक है, 9 नीम 81 आपका हो जाएगा, पॉइंट लगेगा। अब ये कितना बचेगा साथियों, ये आपका 6 बचेगा, 63 हो जाएगा। 9 सत्ते आपका 63 होता है और 0 का 0 आ जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया साथियों। अब आपके सामने क्या आया है, 29, है ना, 29.70 गुणा 5 गुणा 5, क्या साथियों 5 गुणा 5 आपके सामने आया है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं ना साथियों हम लोग, तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, सिर्फ 9 ही तो आया है, क्या आया है, सिर्फ 9 ही तो आया, यानी कि 29.70 और उसके बाद साथियों 5 गुणा 5 और बटे साथियों 9। इसको इससे देखिए कैलकुलेट के 9 एकम 9, 9 3 27 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, 2 बचेगा तो 27 हो जाएगा, ये देखिए 27 हो गया, फिर 9 3 27 आपका हो जाएगा। यानी कि अब आपकी 5 पंजे 25, इसकी गुणा करा लीजिए साथियों, आपका आंसर आ जाएगा। तो 33 की गुणा 25 से आप लोग करा लीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा साथियों आपका, अगर बात करें 5 3 आपका 15 आ गया, 5 3 15, एक आपका 16 आ गया और 6 आ गया, 3 3 9 आ गया आपका और 5 आ गया, 12 आ गया, ये आपका 11 आ गया। 2 नंबर के बाद पॉइंट था, 2 नंबर के बाद पॉइंट साथियों आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है ना। अच्छा ये सॉरी एक जीरो भी तो था यहाँ पर, एक जीरो, तो फिर ये पता क्या हो जाएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि 112.50 यहाँ पर आएगा। अब देखिए साथियों, अब हमारे सामने एक ये था, यानी कि 100 माइनस x बराबर, इसको कैलकुलेट करके ये आया है, कितना आया है साथियों। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उसके बाद साथियों यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो है ना वो आप लिख देंगे साथियों 101 ये वाला, है ना, ये 112.0, लेकिन यहाँ पर 112 लिखेंगे 100 जाएगा, 12% तो इसमें आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए साथियों ज़रा, 5 3 15, 5 3 15, 16, 2 3 6, 2 3 6। अच्छा ये आपका जो है, ये मैंने 96 लिख दिया गलती से साथियों, है ना, 96 मैंने लिख दिया यहाँ पर गलती से, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं इसको सही कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, 6 और 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है ना, और यहाँ पर 5 आ गया आपका, 12 आ गया आपका, ये साथियों 8 आ जाएगा, यानी कि लगभग 82.5 यहाँ पर आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई, 82.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों जो आएगा वो 82.5 आएगा। कितना आएगा साथियों, यहाँ पर 82.5 आएगा। अब देखिए माइनस का x बराबर 82.5 और ये प्लस का ही इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 100 में से माइनस माइनस है इसमें भी, तो जब 100 में से साथियों 82.5 हम घटाएंगे तो हमारे पास 17.5 आएगा, और 17.5 जो है ना ये माइनस का आएगा, x भी माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 17.5 आ जाएगा। x का मान क्या आएगा, 17.5 आएगा, और ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। साथ तो इसकी 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, सवाल को देखकर उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करिएगा, टाइम आपका धीरे धीरे घट जाएगा। मुझे तो आपको समझाने में साथियों इतनी चीज़ें लिखी, कुछ स्टेप आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा बताया गया है, अगर लिखता तो इसका साथियों सोल्यूशन 1-2 स्टेप यहीं पर कम कर देता। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद 3420 रुपए में उस वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कहने कि वस्तु का अंकित मूल्य बता दीजिए। अब हम साथियों अंकित मूल्य की अगर बात करें, मान लीजिए वो अंकित मूल्य x है, तो इस अंकित मूल्य पर पहले 10% की छूट दी जाती है। मैंने आपको बताया 10% की छूट दी जाएगी तो वस्तु 90% में बेची जाएगी, और अगर 5% की छूट दी जाएगी तो वो वस्तु साथियों 95% में बेची जाएगी, यानी कि 95/100। और जब ये दोनों छूटें दी जाती हैं तो छूट देने के बाद वो वस्तु 3420 रुपए की हो जाती है, 3420 रुपए की हो जाती है। तो कह रहे हैं कि अंकित मूल्य बताएं, यानी कि इस पूरे को कैलकुलेट करके x का मान आपको निकालना है। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे साथियों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करे 5 एकम 5, 5 नीम 45 हो जाएगा, और ये आपका 20 आ जाएगा।
अब मैंने आपको बताया था साथियों कि जो नीचे है 10 है और 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, बराबर होता है जब, तो ये आपका 3420 हो जाएगा, 20 गुणा आपका ये 10 आ जाएगा, और बटे में जो ऊपर नंबर है 19 गुणा 9, 19 गुणा 9 आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखिए साथियों, इसको कैलकुलेट आप लोग यहाँ पर क्या करिए साथियों, करवा लीजिए। चलिए अगर बात करते हैं साथियों, इसको 19 से कट करें, देखिए 19 एकम 19 हो जाएगा, है ना। अब अगर साथियों 34 में से क्या यहाँ पर अगर बात करें 19 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, अब यहाँ पर 15 आ गया, ये 2 है, तो ये कितना बचा 152 हो गया। अब 152 की अगर बात करते हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, 19 अट्ठे होते हैं 152, यानी कि 19 अट्ठे क्या हो जाएगा 152, जीरो बचा है जीरो लगा लिया। कुल मिला के 19 की गुणा जब आप 18 से करोगे तो आपका ये 342 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब साथियों अगर बात करते हैं 180 गुणा ये आपका 200 हो जाएगा, 200 आ जाएगा बटे 9 आ जाएगा, 9 से कट करेंगे साथियों 9 दूना 18, इतना आ गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका क्या निकल आया है 4000 निकल आया है। और 4000 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। ये अगला सवाल और है ना, ये एक और सवाल है साथियों, यहाँ पर इसको भी आप लोग देख लेंगे। पहले तो इसको साथियों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि इस सवाल में आपसे यहाँ पर क्या क्या कहा जा रहा है। चलिए कह रहे कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घन है, यानी कि 3 घन है ना, इनकी भुजाएं हैं, एक की 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 सेंटीमीटर, तीसरे की 10 सेंटीमीटर। इन 3 भुजाओं वाले 3 ठोस धात्विक घन, इनको पिघलाया जाता है और एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इन तीनों घनों को पिघलाकर एक दूसरा एक और घन बनाया जाता है, तो कहने उस नए ठोस घन की भुजा कितनी होगी ये आपको बताना है। तो ये कैसे साथियों आप कर पाएंगे, देखिए अगर हम बात करें नए ठोस घन की भुजा, नए ठोस घन का आयतन कितना होता है ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ये आपका a क्यूब होता है। अच्छा इसका इसका आयतन और इन सब का आयतन बराबर होगा ना, यानी कि इस आयतन का और इन सब आयतन का योग जो है ना वो बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये भी आपका a क्यूब हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। और अगर बात करते हैं साथियों ये आपका क्या, ये भी आपका a क्यूब हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए ये तो आपको पता है a क्यूब ये क्या है 6, यानी कि 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, प्लस आपका 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, और 10 के क्यूब की अगर बात करें तो 1000 होता है। तो ये क्यों क्या आ रहा है साथियों, ये नए ठोस घन की भुजा नहीं, जब आप a का मान निकाल लोगे तो साथियों वो भुजा होगी। तो कुल मिला के साथियों a का मान आपको निकालना है, पहले इसको आप जोड़ लीजिए, है ना, क्या कितना आ जाएगा 1000 प्लस 1512, 1512 प्लस 216 आपका साथियों कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। अच्छा ये किसी का क्यूब होगा, किसका क्यूब होगा, ये 12 का क्यूब होता है, यानी कि a क्यूब बराबर 12 क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आपका 12 बजेगा। तो देखिए नए ठोस घन की भुजा क्या आ गई साथियों 12 आ गई, तो 12 आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा, बताइए। चलिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वस्तु की, अंतिम सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। अगर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है, यानी कि वो अपने 100% में नहीं बेच रहा है, वो 85% में बेच रहा है, और जब 85% में बेच रहा है 15% की हानि पर, तो 170 रुपए की वो चीज बिक रही है। तो कहने कि यदि वो इसको 206 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, है ना, लाभ ही होगा, लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकती है साथियों, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। चलिए तो ट्राई कर लेते। देखिए आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करें तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, ये 85/170 आ जाएगा, और इसकी गुणा साथियों 206.40 से कर दी जाएगी। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपको साथियों मालूम पड़ जाएगा क्या यहाँ पर होगा। चलिए तो साथियों 17 एकम 17, 17 पंजे 85 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूना तो हो गया, 2 से कट इसको कट करिए, 2 एकम 2 0, 2 3 6, यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब देखिए 103.20 आया, यानी कि मैं कहूंगा 100 की तो वो वस्तु होगी, लाभ कितना होगा, लाभ जो ये 100 के ऊपर है ना लिखा हुआ, यानी कि 3.2%, 3.2% का लाभ होगा, और 3.2% का लाभ कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।